लेते हैं फसल बीमा में, लेकिन 10 से 10% प्रदेश सरकार को, केंद्र सरकार को देना होता है, इन्होंने नहीं दिया। इसलिए किसानों को 15 महीने में 1 रुपए भी बीमा नहीं मिला। जैसे ही शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, 1 सप्ताह के अंदर 2200 करोड़ हमने किसानों का प्रीमियम जमा कराया बीमा कंपनी से, और इसलिए बीमा कंपनी में जमा कराते से ही 3100 करोड़ बीमा 2018 का हमने किसानों को दिया। 19 का बीमा का पैसा भी इन्होंने नहीं किया जी, वो भी हमने अभी जमा किया कृषि विभाग के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ने, और इसके कारण 4688 करोड़ रुपया 18 तारीख को माननीय मुख्यमंत्री जी एक बटन दबाएंगे और 20 लाख किसानों के खातों में 4688 करोड़ जाएंगे। इस प्रकार 5 और 3 8,000 करोड़ रुपया हमने 4 महीने में किसानों के खातों में डाल दिया जी। और ये पैसा अभी 1553 करोड़ और डलना था, लेकिन कमलनाथ जी ने किसानों को फिर ठगा, धोखा दिया, छल किया। जो स्केल ऑफ फाइनेंस है उसका 100% की जगह 75% कर दिया। उसके कारण जहाँ 1 रुपया बीमा मिलना था वहाँ 75 पैसे मिल रहे हैं, और इस प्रकार 6100 करोड़ से अधिक मिलना था वहाँ 4688 करोड़ मिल रहा है, यानी 1553 करोड़ का डाका कमलनाथ सरकार ने डाला किसानों के जेब में, और इसलिए किसान कभी इनको माफ नहीं करेंगे, जवाब देना होगा। और उसके बाद जब देश संकट में आया, मैं बताना चाहता हूँ, कोरोना का संकट चल रहा है, बड़े बड़े उद्योग टाटा बिरला अंबानी से लेकर छोटे से छोटा व्यापार व्यवसाय, दुकान, पान, चाय, होटल सब बंद थे कोरोना लॉकडाउन में। एक ही क्षेत्र खुला हुआ था, वो था खेती और गांव, किसान और मजदूर। उन्होंने पसीना बहाकर अनाज पैदा किया इतना कि देश को संभाला, देश की आर्थिक स्थिति को संभाला, और देश के 130 करोड़ लोगों को दोनों टाइम भोजन, सब्जी और दूध की व्यवस्था की। कल्पना करो अगर किसानों पे भी लॉकडाउन हो जाता, खेत में भी, तो दोनों टाइम का भोजन कहाँ से मिलता, सब्जी कहाँ से मिलती, दूध कहाँ से मिलता। और इसलिए जब देश संकट में था तो किसान ने संभाला, लेकिन आज किसान संकट में है। उसकी फसल खेतों में अच्छी लहरा रही थी, बहुत अच्छी सोयाबीन थी, लेकिन अतिवृष्टि लगातार बारिश से, बाढ़ से पूरी तरह से बर्बाद हो गई, कीट लग गया, और इसलिए हमने किसानों को संभालने का काम किया। अब जिम्मेदारी देश की है कि वो किसान को संभाले, क्योंकि हमारा मानना है कि किसान सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए खेती नहीं करता, बल्कि समाज और देश के लिए खेती करता है। जिस दिन किसान ने खेती करना बंद कर दिया तो भोजन कहाँ से मिलेगा, जीवित कैसे रहेंगे। और इसलिए अन्नदाता किसान, जीवनदाता किसान, भारत की आत्मा और रीढ़ किसान, जब तक ये मजबूत नहीं होगा देश मजबूत नहीं होगा। और इसलिए इनके ऊपर जब संकट आया तो हमारी सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, सरकार के साथ साथ आप खुद इस बात के लिए जाने जाते हैं कमल पटेल जी, अगर कोई अधिकारी लापरवाही करता है तो आपके तल्ख तेवर कमल पटेल जी सुन लीजिए, आपके तल्ख तेवर वो हमने कई मर्तबा देखे कई मौकों पर। फिर चाहे न खाऊंगा न खाने दूंगा की बात हो, या फिर ये हो कि अगर कहीं कोई किसान के साथ किसी भी तरह का लापरवाही हुई या किसी किसान को प्रताड़ित किया गया, उल्टा लटका दूंगा, ये भी आपके बयान है। बिल्कुल है और सही है। मैं कहना चाहता हूं आपके माध्यम से, बताना चाहता हूं आपको और आम जनता को कि हमने किसान की जो फसल खराब हुई, किसान नहीं पहुंचा, उसके पहले कृषि मंत्री खेतों में पहुंचा है। भोपाल जिला, सीहोर जिला, देवास जिला, खंडवा जिला, हरदा जिला, मुख्यमंत्री किसानों के खेतों में उतरे हैं। और इसलिए हमने किसानों की फसल का सार्वजनिक सर्वे करवाना पारदर्शिता का वीडियोग्राफी के साथ, और हमने आपदाग्रस्त घोषित कर दिया है, यानी 50% से अधिक फसल खराब हुई यानी 100% उनको RBC 6(4) में राहत देंगे। मुख्यमंत्री जी ने भी घोषणा की, मैंने भी की है। किसानों की फसल का बीमा हमने तारीख बढ़ाई है, पूरे देश में 31 जुलाई था, हमने 17 अगस्त किया, फिर 31 अगस्त किया। आजाद भारत के 73 साल में पहली बार मध्य प्रदेश के किसानों का फसल का बीमा हो जाए जो रह गए। इसे रविवार के दिन भी हमने सारे बैंक खुलवाए, 2-2 रविवार बैंक खुलवाकर एक किसान का कैंप लगाकर पंचायत, राजस्व, कृषि और शिक्षा विभाग के शिक्षकों को भी लगाया, ताकि किसान अनपढ़ है उसको फार्म भरते नहीं आता। इस तरह की इच्छा शक्ति कमल पटेल ही दिखा सकते हैं, ये भी तय है। सुनिए सुनील भाई, और हमने बीमा कराया, पहले 25 लाख किसानों का बीमा हुआ था, हमने 3 दिन में आखिरी मेहनत करके कैंप लगाकर विशेष ग्राम सभा कराकर 8 लाख किसानों का बीमा कराया। वन भूमि के पट्टे उनका बीमा नहीं होता था, उनका भी बीमा कराने का जोड़ा, क्योंकि वो राजस्व ग्राम नहीं है,
वो पटवारी हल्का नहीं है, खसरा जीवन नहीं है। उसके बावजूद भी हमने नियमों में शिथिल करते हुए, संशोधन करते हुए 2 दिन के अंदर मैंने सारी प्रक्रिया पूरी कराकर पायलट प्रोजेक्ट के रूप में हरदा और सीहोर को लिया है। रवि में सारे वन भूमि के गरीब आदिवासियों के पट्टे जो है उनके भी बीमा होगा। इस प्रकार ये मध्य प्रदेश की सरकार गांव, गरीब और किसानों की है। किसानों के संकट पर मरी हुई फसल का बीमा कहीं नहीं होता। आप बीमा कराओ तो मेडिकल होता है, गाड़ी का बीमा कराओ फिटनेस होता है, फसल का बीमा कराते थे पहले लहराती फसल का आता था, लेकिन मरी हुई फसल का भी बीमा करने का इतिहास रचा है मध्य प्रदेश में हमने मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में, क्योंकि हम किसान के साथ हैं। किसान एक कीर्तिमान और आपके नाम पर है मध्य प्रदेश में। हालांकि कुछ विवादों से नाता भी कमल पटेल का हमेशा से रहा, और ये कहा जाता है कि जहां पर विरोध होता है तो मान लीजिए कुछ न कुछ तो ऐसी व्यवस्थाएं की जा रही हैं कि कुछ विरोधी होते हैं जो विरोध करते हैं। यही हुआ कि कमल पटेल के साथ भी कई मर्तबा इस तरह की स्थिति बनी, लेकिन वे फिर भी जनता के बीच में आए, जनता का मसीहा बनकर। एक कीर्तिमान जो आपके नाम पर है, मुख्यमंत्री आवास योजना के तहत तमाम गरीबों को व्यवस्थित करना, उनको छत देना, उनको मकान दिलाना, ये भी कीर्तिमान कमल पटेल पर ही है जब वो राजस्व मंत्री हुआ करते थे। सुनील भाई, मैं गांव से आता हूं। महात्मा गांधी जी कहते थे असली भारत गांव में बसता, गांव के विकास से ही देश का विकास होगा। लेकिन जिस कांग्रेस ने गांधी जी के नाम पर 50 साल राज किया, उसने गांव का विकास नहीं किया, गांधी जी के सपनों को साकार नहीं किया। मैं आज याद करता हूं, उनके चरणों में प्रणाम करता हूं अटल बिहारी वाजपेयी जी के, कि जब वो प्रधानमंत्री बने 98 में, तो उन्होंने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना लाए, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लाए, किसान क्रेडिट कार्ड लाए, और उसके कारण आज खेती जिंदा है, किसान जिंदा है। और जब शिवराज जी मुख्यमंत्री बने, मैं राजस्व मंत्री बना, तो हमने गांव जो है हमारे 70% लोग गांव में रहते हैं, खेती करते हैं, गांव में आबादी में रहते हैं। उनके प्लाट, उनके मकान, उनके खलियान, उनकी कीमत कुछ नहीं होती है। 1 करोड़ का भी है तो 1 रुपए का बैंक से लोन नहीं मिलता है, जमानत का उपयोग नहीं हो सकता है, मकान बनाने के लिए, दुकान के लिए नहीं मिलता। इसलिए गांव हमारे पिछड़ते गए। मुट्ठी भर शहर के लोग बैंक से ऋण लेकर बड़े बड़े उद्योगपति, करोड़पति, अरबपति, खरबपति बन गए। लेकिन गांव का 1000 एकड़ का किसान भी 1 लाख का दुकान का व्यवसाय नहीं कर सकता, सब्सिडी नहीं ले सकता, फायदा नहीं ले सकता। नहीं, वो वाकई में काबिल तारीफ काम था। जिस जन भावना के साथ आप राजनीति में आए, उनको धरातल पर देखा, और इसीलिए मैंने कहा वो कीर्तिमान था। लेकिन अब मैं ये जानना चाह रहा हूं, क्योंकि देखिए कृषि मंत्री के तौर पर बड़ी जिम्मेदारी है प्रदेश के आपके कंधों पर। ऐसे में प्रदेश की मंडी का विपणन बोर्ड के साथ मिलकर वहां के कर्मचारियों के लिए क्या कुछ और व्यवस्थाएं करने वाले हैं कमल पटेल? क्योंकि मंडी समितियों में अक्सर करके हमने देखा है सिर्फ फुटबॉल की स्थिति होती है। भाई, तो हमने आबादी का मालिकाना हक दिया, मुख्यमंत्री आवास योजना बनाई, उसी को लेकर प्रधानमंत्री जी ने मॉडल लिया। मध्य प्रदेश में इंदिरा आवास कच्चे आते थे, प्रधानमंत्री आवास पक्के बने, मुख्यमंत्री आवास पक्के बने। अभी बाढ़ में मैं गया हूँ 22 गाँव में, सब इंदिरा आवास रह गए, लेकिन मुख्यमंत्री आवास और प्रधानमंत्री आवास टिके रहे, क्योंकि वो पक्के निर्माण हुआ। आज 2.25 करोड़ पक्के मकान बने प्रधानमंत्री आवास, तो वो हमको गर्व है, खुशी है कि मध्य प्रदेश को मॉडल को उसने पूरे देश में माना है। और इसी प्रकार अब आबादी का मालिकाना हक का सर्वे होकर वो दे रहे हैं। अब गांव के लोग खाली खेती नहीं करेंगे, मजबूर नहीं रहेंगे खेती करने के लिए, बल्कि व्यापार करेंगे, व्यवसाय करेंगे, उद्योग, वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कृषि उपकरण के उद्योग अब हमारे गांव के किसान के बेटे भी कर सकेंगे, क्योंकि उनकी प्रॉपर्टी का मालिकाना हक हम देने जा रहे हैं। 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में वो लागू कर दिया, जो हमने 2 अक्टूबर 2008 को मसनगांव, हरदा जिले के एक गांव को लिया था, 2 पांच और वो आज पूरे देश में। और इसलिए मैं कहता हूं कि 15 अगस्त 47 को देश आजाद हुआ, लेकिन गांव को आजादी दिलाई मोदी जी ने। 24 अप्रैल 2020 को गांव को आजादी दिलाने वाले पहले प्रधानमंत्री हैं भारत के नरेंद्र मोदी जी। लेकिन क्या माना जाए कमल पटेल जी, क्या माना जाए, मध्य प्रदेश में बासमती राइस को अभी तक वो व्यवस्था नहीं मिल पाई जो बाकी और राज्यों को है। ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए बासमती की लड़ाई तो अभी भी किसान लड़ रहा है प्रदेश का, और ये उम्मीद की जा रही है क्योंकि आपके कंधों पर जिम्मेदारी है और ये मसला केंद्र से जुड़ा हुआ है, तो इसमें और दखल दिया जाए, इसमें और पहल की जाए। और सरकार, चूंकि आप ही की सरकार है अब तो राज्य और प्रदेश में, अब तो ये उम्मीद किसान कर ले के बासमती को वो दर्जा मिल जाएगा जो बाकी राज्यों को है, चाहे वो पंजाब को क्यों ना हो। सुनील भाई, बिल्कुल मिलेगा। ये मेरे मंत्री बनने के पहले मद्रास हाईकोर्ट में हम हार गए। 15 महीने कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कोई प्रयास नहीं किया। लेकिन मैं मंत्री बनते से जैसे आया, सरकार की तरफ से मध्य प्रदेश की ओर से हमने सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई
और हमारी एसएलपी स्वीकार हुई सुप्रीम कोर्ट में, और हमारे जो 13 पैरामीटर हैं बासमती चावल को जीआई टैग मिलने के लिए, वो हम उसमें पास हुए हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद में भी हम पास हैं। लेकिन हमारा पंजाब और ये लोग विरोध करते हैं, इसलिए क्योंकि अगर मध्य प्रदेश के बासमती चावल को जीआई टैग मिल गया तो इनकी रोजी रोटी खत्म हो जाएगी, इसलिए वहां का कांग्रेस के मुख्यमंत्री विरोध कर रहे हैं। और बाकी लोग ये माना गया, एपीडा ने ये माना है कि गंगा की तलहटी में ही बासमती चावल होता है, जो कि गलत है। बासमती चावल मध्य प्रदेश में होता है, छत्तीसगढ़ में होता है। हमारे यहाँ का बासमती चावल बहुत खुशबूदार और स्वादिष्ट है, और इसलिए उसकी डिमांड बहुत है। हमारे यहाँ से आधे कीमत में खरीद कर पंजाब वाले डबल और ट्रिपल कीमत में विदेश में निर्यात करते हैं। लेकिन हम पूरा प्रयास कर रहे हैं कि हमारे प्रदेश के किसानों को हम न्याय दिलाएंगे, और सुप्रीम कोर्ट में हमारी विजय होगी, हमको जीआई टैग मिलेगा, जिससे कि हमारे प्रदेश के किसानों को भी 2 गुना और 3 गुना 4 गुना रेट मिल सके। उसके लिए हम पूरे ईमानदारी से प्रयास कर रहे हैं। कमल पटेल कुछ विवादों की वजह से सक्रिय राजनीति से कुछ दिन दूर रहे, लेकिन फिर भी उनकी जो जमी थी वो मजबूत रही। फिर वो एक बार आए और उनकी एंट्री होती है कृषि मंत्री के तौर पर। प्रदेश पर यह ठप्पा लग जाता है कि मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा किसान जो है आत्महत्या कर रहा है। क्या उम्मीद की जाए कमल पटेल से कि इस बार कोई भी फंदा तैयार नहीं होगा, किसान नहीं पहुंचेगा, पेड़ पर नहीं लटकेगा? बिल्कुल, इसीलिए हमने मरी हुई फसल का बीमा करा है। देश के इतिहास में पहली बार हमने इतिहास रचा। आरबीसी 6-4 में हम पूरा उनको सहयोग देंगे। किसान को हम संबल दे रहे हैं, उसको मजबूत कर रहे हैं, आत्मनिर्भर बना रहे हैं। और इसलिए हमने किसानों के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने आज 2 गुना करने का 2022 तक का लक्ष्य रखा, उसको पूरा करने जा रहे हैं। 1 लाख करोड़ का एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने दिए हैं विशेष पैकेज। मध्य प्रदेश को भी 12,000 करोड़ मिलेंगे, उसके लिए हमने तैयारियां शुरू कर ली है। हम किसानों के कृषि उत्पादक समूह एफपीओ बनाएंगे, समूह बनाकर किसानों को प्रशिक्षित करेंगे, और किसानों को वो अनाज पैदा करता है तो उसका रखरखाव के लिए वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट की चेन बनाएंगे, और किसान को लाइसेंस देंगे समूहों को कि वो ग्रेडिंग करके माल को निर्यात करें। जो बिचौलिए कमाते हैं 1 के 4, वो बिचौलिए हटाकर किसान खुद 1 के 4 कमाए, आत्मनिर्भर बने, उसकी आर्थिक स्थिति ठीक हो, ताकि वो आत्महत्या न करे, वो खेती करना ना छोड़े, वो भी स्वाभिमान और सम्मान के साथ जीने का अधिकार उसको दिलाने का काम आजादी के 73 साल बाद मोदी जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में हम करने जा रहे हैं। कमल पटेल चूंकि गांव देहात से नाता रिश्ता रखते हैं और एक किसान के बेटे हैं और वो खुद किसान है, इसलिए किसान की जरूरतों को, किसान की समस्याओं को बखूबी समझते हैं कि किस तरह से किसान जो है देश का अन्नदाता कितनी मुफलिसी में अपने परिवार को आगे बढ़ाता है। और देश की जितनी भी सरकारें रहीं, सभी ने किसान को अपने अपने हित के साथ, जैसे किसान बैल चलाता है, हल चलाता है, ऐसे चलाया किसान को। लेकिन मध्य प्रदेश में कमल पटेल के आने के बाद किसान के मन में एक ऊर्जा, एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है कि कमल पटेल कम से कम, क्योंकि किसान के नेता हैं, किसान की आवाज उठाते हैं। और जब वो बयान कमल पटेल का आता है, कमल पटेल कहते हैं कि ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, और अगर कोई लापरवाही हुई तो उल्टा लटका दूंगा। ये जो बयान था, ये जाहिर तौर पर ये दिखाता है कि कमल पटेल कितने संजीदा हैं, कितने गंभीर हैं इन विषयों को लेकर। कमल पटेल जी, ये बड़ी खूबसूरती है। देखिए, लोकतंत्र में तमाम तो ऐसे राजनेता हैं जो बात ही नहीं रख पाते, जो ब्यूरोक्रेसी के आगे आए और देखा और फाइल ली और चल देते हैं। इस तरीके के तल्ख तेवर नहीं दिखते। देखिए, मैं 21 अप्रैल को मुझे शिवराज जी और हमारे पार्टी हाईकमान ने मुझे मंत्री पद की शपथ दिलाई। 22 अप्रैल को मुझे कृषि मंत्री का दायित्व दिया। 26 को मुझे ऑफिस मिला, कार्यालय, और मैं जाके बैठा। मुझे प्रमुख सचिव मुझसे मिलने आए और उन्होंने कहा, सर 26 तारीख से आज से मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि आज से चना, सरसों, मसूर की खरीदी हो रही है, केंद्र सरकार और नेफेड उसकी एजेंसी है, लेकिन मध्य प्रदेश में नोडल एजेंसी कृषि विभाग है, तो आप अनुमोदन कर दीजिए। मैंने कहा ठीक है। मैंने फाइल पढ़ी तो मेरे देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि चना पूरे प्रदेश में 45 जिलों के अंदर 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर खरीदने का निर्णय पिछली सरकार ने, कांग्रेस की कमलनाथ सरकार ने लिया, और सिर्फ छिंदवाड़ा में 19 कुंटल, और हरदा, होशंगाबाद और खरगोन जहाँ 20 से 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना होता है अगर वहाँ 15 कुंटल। तो अन्याय मैंने कहा नहीं करूंगा। बोले सर मुख्यमंत्री जी ने कहा, मैं मुख्यमंत्री जी से मैं चर्चा कर लूंगा। मैंने फाइल लौटा दी
मैंने कहा सब प्रदेश में आनावारी की रिपोर्ट लो, कितना उत्पादन हुआ क्रॉप कटिंग का, और जितना उत्पादन उतना खरीदेंगे। और मैंने मुख्यमंत्री जी चर्चा की, उनसे घोषणा कराई कि जितना उत्पादन उतना हम खरीदेंगे। कमलनाथ जी मैंने कहा छिंदवाड़ा के मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन शिवराज सिंह जी पूरे प्रदेश के मुख्यमंत्री, कमल पटेल पूरे प्रदेश के कृषि मंत्री है। और मैंने 20 कुंटल प्रति हेक्टर और 13 कुंटल से सरसों से 20 कुंटल प्रति हेक्टर सरसों खरीदने का निर्णय लिया और भारत सरकार के कृषि मंत्री से विशेष छूट ली। उसका परिणाम ये हुआ कि जो सरसों चंबल ग्वालियर में 2500 से 3800 बिक रही थी, वो 4500 से 5500 हो गई। एक दिन में नियम था 15-20 साल से कि चना सरसों मसूर 25 कुंटल किसान बेच सकता है। अब वो 30 किलोमीटर से आता है, एक ताली में 60 कुंटल आ सकता है, लेकिन 25 ही कुंटल। मैंने कहा ये ऐसा नियम क्यों बनाया? हमारे प्रधानमंत्री किसान की आय दोगुना करना चाहते हैं, लेकिन अधिकारी अड़ंगा डाला रहे। मैंने भारत सरकार के ज्वाइंट सेक्रेटरी विवेक अग्रवाल से बात की और मैंने उनको तर्क दिया कि ये किसान का नुकसान पहुंचाने वाला निर्णय है। बोले सर ये तो 15 साल पहले का है, भले कितने साल पहले का बदलो। मैंने तत्काल पत्र लिखा, कृषि मंत्री से बात की नरेंद्र सिंह जी से। मैं नरेंद्र सिंह जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरी बात मानी और दूसरे दिन लिमिट घटा दी। और उसका परिणाम हुआ कि जो 2500 से 3500 बिक रही थी सरसों, वो 4500 5500 हो गई। समर्थन मूल्य से ऊपर 4425 समर्थन मूल्य था। और चना हमने 15 से 20 किया, उससे प्रति हेक्टर 5000 किसान को ज्यादा दिया। और सरसों में एक और सबसे बड़ी समस्या है कमल पटेल, सुनिए, इसलिए किसानों को हजारों करोड़ का फायदा हुआ और वो नियम हिंदुस्तान में कहीं नहीं बदला, हमने बदला है। तो ये होती है, सचिन यादव कृषि मंत्री थे, खरगोन से आते हैं। खरगोन में वनवासी आदिवासी किसान है, छोटे किसान है, उनके यहाँ 22 कुंटल प्रति हेक्टेयर चना होता है, लेकिन कमलनाथ जी ने उनके साथ अन्याय किया, 15 कुंटल किया। लेकिन कमल पटेल और शिवराज सिंह चौहान ने वहां भी 20 कुंटल किया। तो ये है सत्ता परिवर्तन से व्यवस्था परिवर्तन है। जब हम कहते हैं सचिन यादव का मुंह नहीं खुला कमलनाथ के सामने, लेकिन मैंने मुख्यमंत्री को कन्विंस कराया, अधिकारियों को मना किया और फिर पूरे प्रदेश के किसानों को न्याय दिलाने का काम किया। क्योंकि जब हम कृषि मंत्री हैं तो हमारी जिम्मेदारी कि हमारे किसानों की रक्षा करें, उनको उचित मूल्य दिलाएं, उनको न्याय दिलाएं। और दूसरा, खाद बीज और उसकी भी व्यवस्था हमने की है। हमने 105 डीलरों के बड़े बड़े उनके लाइसेंस निरस्त किए, निलंबित किए, 25 लोगों पर FIR कराई है और खाद की पर्याप्त व्यवस्था की है। जहां कालाबाजारी हुई उस पर नकेल रखी है। और आने वाले समय में हम और मजबूती से ठीक व्यवस्था करेंगे ताकि हमारे किसानों को उचित मूल्य पर खाद बीज और दवाई मिले। इसके लिए मंडियों में हम स्मार्ट मंडी बना रहे हैं। हमने मंडी एक्ट में संशोधन किया, मॉडल एक्ट लेकर आए हैं। अब किसान के साथ लूट नहीं होगी। दूसरा, मंत्री बनने के दूसरे दिन इलेक्ट्रॉनिक कांटे पे किसान का फसल का तोल होता है और वो तोल का पैसा देता है। उसके बावजूद न हम्माल हाथ लगाता, न तुलावटी हाथ लगाता, फिर भी किसान से हम्माली तुलावटी हाथ 10 रुपए कुंटल ली जाती थी, 200 करोड़ रुपए साल। मैंने दूसरे दिन निरस्त किया, नियमों में परिवर्तन किया और अब नया मॉडल एक्ट है। अब किसान के खेत से, खलियान से भी फसल खरीदी जा सकती है। मंडी के अंदर, मंडी के बाहर हम प्राइवेट मंडियों को छूट दे रहे हैं। हम किसान को लाइसेंस देंगे और इसलिए प्रतिस्पर्धा हो ताकि किसान की फसल का उचित मूल्य मिले। समर्थन मूल्य जो घोषित करती है भारत सरकार, उससे ऊपर फसल बिके, ऐसा हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे पूर्ण उम्मीद है कि प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, शिवराज जी के नेतृत्व में हम किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने में सफल होंगे और वो आजादी के बाद पहली बार होगा। एक और बड़ी समस्या है, आप किसान से सारी चीजें, चाहे चना खरीद रहे हैं, धान खरीद रहे हैं, गेहूं खरीद रहे हैं, मूंग खरीद रहे हैं, जो भी फसलें खरीद रहे हैं, लेकिन उनके रखरखाव की व्यवस्था हमने देखा है कि वो जब उन्हें रखा जाता है एक जगह कहीं खुले आसमान के नीचे, उन्हें ढका जाता है, लेकिन बारिश होती है, धूप होती है और वो सारी चीजें, वो अनाज पूरी तरह से बर्बाद की कगार पर पहुंच जाता है। ये व्यवस्थाएं कब व्यवस्थित होंगी? इसी के लिए प्रधानमंत्री जी ने एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड की व्यवस्था की और 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। ये सिर्फ किसानों के लिए है। किसानों की फसल किसान पैदा कर लेता खेत में, लेकिन खेत से खलियान में आती, घर आती, फिर मंडी में जाती है और खुले में रहती है सरकारी समर्थन मूल्य। और इसलिए किसान के लिए एक कोल्ड चेन बना रहे हैं, यानी वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट, कृषि आधारित उद्योग, ताकि किसान का माल गांव के अंदर ही किसान समूह बनाकर अपना, उसमें सब्सिडी भी किसान को मिले, ताकि किसान के बेटे सिर्फ खेती नहीं करें, वो व्यापार व्यवसाय भी करें, निर्यात भी करें और फिर हम दुनिया को
अच्छे रेट में बेचेंगे ताकि किसान को उसकी फसल का उचित मूल्य मिले। मैंने अभी लॉकडाउन के समय एपीडा के माध्यम से हिंदुस्तान के जो बड़े बड़े एक्सपोर्टर है जी उनके वीडियो कॉन्फ्रेंस वेबिनार किया। मैंने उनसे पूछा कि आप टमाटर और प्याज जो एक्सपोर्ट करते हैं, निर्यात करते हैं, वो क्या रेट में लेते हैं व्यापारियों से? उन्होंने कहा हम ए ग्रेड का माल 40 रुपए, 30 से 40 रुपए किलो में टमाटर और प्याज लेते हैं। इसी समय हमारे किसानों का प्याज मंडियों में, बाजार में 2 रुपए और 4 रुपए भी कोई नहीं पूछ रहा था जी। तो ये इतना अंतर है। और इसलिए प्रधानमंत्री जी ने जो 1 लाख करोड़ का पैकेज दिया किसानों के लिए, व्यापार, ये वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, ये बनेंगे जल्दी से जल्दी, हम शुरू कर रहे हैं। और इससे किसान खुद अपने माल का ग्रेडिंग करेगा, लाइसेंस लेगा और निर्यात करेगा, जिससे वो जो 4 रुपए में बेचता था, मजबूर होता था, वो 40 रुपए में बेचेगा। इस प्रकार हम किसान की आय 4 गुना करना चाहते हैं, 5 गुना करना चाहते हैं, वर्चुअली हटाना चाहते हैं, सीधे किसान को निर्यातक से और निर्यात से जोड़ना चाहते हैं। ये बड़ी एक पहल होगी कमल पटेल जी, एक बड़ी पहल होगी कि बिचौलियों का खात्मा हो जाएगा, क्योंकि ये बिचौलिए जो है वो किसान को कभी पनपने नहीं देते। मंडी में चले जाओ, सब्जियों के दामों की बात हो, फलों की बात हो, किसान को तो वही मिलता है जो सिर्फ वो दिन रात मेहनत करके अपने बच्चों को 2 जून की रोटी खिला सके। कभी कभी वो भी नसीब नहीं हो पाती, और बाकी सब लोग अपना अपना घर भर लेते हैं। ये बिचौलिए, इनको किस तरह से खत्म करेंगे, इसके लिए अफसरशाही को क्या निर्देशित? इसलिए हमने कहा ना कि मंडी को हम स्मार्ट मंडी बना रहे हैं। अब मंडी में किसान मंडी के अंदर भी माल बेच सकता है, बाहर भी बेच सकता है, डायरेक्ट किसान निर्यात कर सकता है। बिचौलिए खत्म कर रहे हैं। वेयर हाउस, कोल्ड स्टोरेज, फूड प्रोसेसिंग प्लांट डलेंगे, गांव गांव में लाके रोजगार मिलेगा, उद्योग लगेंगे, और गांव के लोगों को ही मिलेगा, किसानों को ही मिलेगा। और मंडी के अंदर जैसे ही माल आएगा, किसान का सम्मान होगा, उसके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। और उसके बाद स्मार्ट मंडी बनेगी। मंडी में ग्रेडिंग और वीडियोग्राफी के माध्यम से होगा, ताकि कोई उसके साथ लूट ना हो, और उस माल की ग्रेडिंग होकर अच्छे रेट मिलेंगे। और किसान कॉम्प्लेक्स बना रहे हैं माल मंडियों के अंदर, स्मार्ट मंडियां। किसान के लिए खाद, बीज, दवाई की अच्छी गुणवत्ता युक्त खाद, बीज, दवाई वहां से मिलेगी, किसान को डीजल वहां से मिलेगा, बैंक वहां रहेगी, और किसान अगर अपना किराने का सामान लाता तो वो भी वहीं से मिल जाएगा, ताकि किसान को सस्ता मिले, अच्छा मिले, और किसान की फसल का उचित मूल्य मिले। ये व्यवस्था हम करने जा रहे हैं। बिल्कुल, देखिए, ये तो किसानों, गरीबों और उन लोगों की बात हुई जिनकी जिम्मेदारी आपके कंधों पर है बखूबी, जिसको आप अदा कर रहे हैं। और ये सब कुछ मेरे पास रिकॉर्डेड है, ये मैं कभी भी उठाकर कमल पटेल से पूछ लूंगा कि कमल पटेल जी, प्रदेश में आपने ये बातों को कहा था, ये व्यवस्था को कहा था, ये सब चीजें नहीं हुई, इसके लिए भी आपकी जवाबदेही रहेगी कमल पटेल जी। अब मैं एक आखिरी क्वेश्चन करता हूं आपसे, राजनीति को लेकर। उपचुनाव का दौर चल रहा है, लगातार सभी पार्टियां अपनी अपनी पुरजोर कोशिश में लगी हुई हैं। आप किस तरह से पहुंच रहे हैं उपचुनाव में, किस तरह की जिम्मेदारी अदा कर रहे हैं, बहुत संक्षेप में? हमने माननीय मुख्यमंत्री शिवराज जी के नेतृत्व में इन 4-5 माह में कोरोना के संकट को भी हमने दूर किया। उसके अलावा हमने चाहूं और विकास भी किया है। गरीब की अंत्येष्टि से लेकर जो सारी योजनाएं थी शिवराज जी की, भाजपा सरकार की, वो कमलनाथ जी ने बंद कर दी थी, वो पुनः चालू की। संबल योजना पुनः चालू की। पंचायतों में 15 महीने में 1 रुपए का काम नहीं हुआ, हमने हजारों करोड़ के काम शुरू कर दिए, और रोजगार के अवसर भी दिए। बच्चों की स्कॉलरशिप बंद कर दी थी, कमलनाथ जी ने वो चालू कर दी। हमने बच्चों को लैपटॉप देने का काम, लेकिन कांग्रेस कह रही है कि कई जगह उनके दावेदारों की, उनके प्रत्याशियों की जो स्थिति है वो बेहद मजबूत है और वहां उनके किले को कोई नहीं ढहा सकता। हाँ, वो तो कांग्रेस हमेशा झूठ बोलती आई है। अभी चुनाव में पता लग जाएगा, जमानत जब्त हो जाएगी। और दूसरा, हमने इन 4 माह में किसानों को जो बीमा नहीं दिया था वो भी दिला रहे हैं। मरी फसल का बीमा कर रहे हैं, काम कर रहे हैं विकास तेजी से। और इसलिए जनता का दिल हमने जीता है, विश्वास हमने जीता है। और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जो प्रधानमंत्री जी का नारा है, उसको हमने तरीका किया। आज ही हमने 1,75,000 गरीबों को पक्के मकान बना के उनको गृह प्रवेश कराया है जी। 16 तारीख को हम, सुनिए, 16 तारीख को 33 लाख परिवार को हम पर्ची दे रहे हैं राशन की, जिनका गरीबी रेखा में नाम था लेकिन उनको राशन नहीं मिलता था, 1 रुपए किलो, वो मिलने लगेगा। और 18 तारीख को 20 लाख किसानों को 4,688 करोड़ रुपए हम उनके खातों में डाल रहे हैं। ये चमत्कार हो रहा है। सरकार के पास पैसा नहीं है, उसके बावजूद भी। और कमलनाथ जी ने, कांग्रेस ने धोखा दिया किसानों को, युवाओं को, महिलाओं को, बुजुर्गों को। और उन्होंने धोखा दिया तो अब आपको जिम्मेदारी भी दी है। बिल्कुल कमल पटेल जी, हम उम्मीद करते हैं कि जो बातें आपने कही हैं इस मंच के माध्यम से, क्योंकि जनता की अदालत है ये, और जो बातें आपने कही वो सारी चीजें
प्रदेश में सब कुछ ठीक तरीके से लागू हो। ब्यूरोक्रेसी को जो आप निर्देश देते हैं उसी निर्देश के अनुसार ब्यूरोक्रेसी काम करे और किसानों, गरीबों, मजदूरों का हक उन्हें वाजिब तरीके से आपकी जिम्मेदारी के साथ साथ मिलता रहे। यही कल्पना, यही उम्मीद आपसे। बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ जुड़े, बहुत धन्यवाद आपका।